तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। मिनट भी अब खत्म हम कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट इसी से ही रिलेटेड हैं। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि रे डायग्राम की मदद से हम इमेज फॉर्मेशन को इमेज के रिप्रेजेंटेशन को सीखेंगे। आज का लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप ये लेक्चर अच्छे से अटेंड करते हो तो आपको रे डायग्राम के सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर हो जाएंगे कि रे डायग्राम बनाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज formed by spherical mirrors using ray diagrams. We can also study the formation of image by spherical mirrors by drawing ray diagrams. अब यहाँ बोला जा रहा है कि इमेज फॉर्मेशन को हम स्फेरिकल मिरर में रे डायग्राम के मदद से सीख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। कंसीडर्ड an extant object of finite size placed in front of the spherical mirrors, each small portion of the extended object acts like a point source. यहाँ बोला जा रहा है किसी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को आपको कंसीडर करना है किसी भी एक फाइनाइट साइज का, ठीक है, जो कि स्फेरिकल मिरर के फ्रंट पे आपका रखा होगा। उसका एक एक छोटा पोर्शन आपका एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा उस ऑब्जेक्ट का। An infinite number of rays originated from each of these points to construct the ray diagrams in order to locate the image of an object. अब यहाँ बोला जा रहा है कि मान लीजिए कोई एक मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत से सारे मैं अगर एक पॉइंट सोर्सेस बना दूं तो देयर विल बी इंफिनिटी नंबर्स ऑफ रेज जो इस ऑब्जेक्ट से निकलेगी, ठीक है। तो उसी के मदद से हम large number of rays emanating from a point could be considered. तो इस पॉइंट से हम लार्ज नंबर ऑफ रेज को कंसीडर करेंगे, ठीक है। हाउएवर इज मोर कन्वीनियंट टू कंसीडर ओनली टू रेज। अगर हमें एक परफेक्ट रे डायग्राम बनाना है ताकि हम एक छोटा सा आइडिया ले सकें कि इमेज की फॉर्मेशन किस पोजीशन पे होगी, तो उसके लिए हमें सिर्फ दो ही रेज काफी है, ठीक है। दीज रेज आर सो बी चूजन दैट इट इजी टू नो देयर डायरेक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अब ये दो रेज वैसे दो रेज हो सकते हैं जिनका डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता हो कि किस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट करेंगे वो रेज, तभी हम इजिली उस रे डायग्राम को क्लैरिटी से बना पाएंगे। चलिए, द इंटरसेक्शन ऑफ एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ द इमेज। मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो ये मान लीजिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसका मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया है। अब क्या होगा, इन्होंने क्या बोला है कि दो रेज किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट से अगर हम दो रेज का मीटअप करा दें, अगर किसी एक इंटर दो रेस का एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो उसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, इमेज बोल देंगे। वहीं पर ही हमारी इमेज बन जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, ठीक। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेस कैन बी कंसीडर फॉर द लोकेटिंग द इमेज। कोई भी दो रेस आप अपने हिसाब से लेकर इमेज को लोकेट कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर कुछ बेसिक कंसिडरेशन दिया गया है कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे हमें डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है, जब आपकी रेस स्ट्राइक होगी कॉनकेव सरफेस या फिर कॉन्वेक्स सरफेस पे। चलिए, पहला केस हो सकता है अ रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला कंडीशन, आपका रेस पैरेलल आप अगर ले रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ये वाला जो भी रेज है ये पैरेलल जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आपका क्या हो जाएगा, ये रे रिफ्लेक्ट होकर विल पास टू द फोकस। जो ये वाली जो रेज है ये आपका जो जिस पॉइंट से पास करेगी उस पॉइंट हमारा वो क्या हो जाएगा, फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से पास करेगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और अपीयर टू बी डाइवर्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब इन दो केस का, इस पहले केस का डायग्राम देखिए क्या बोल रहा है। इस पहले केस के डायग्राम के अंदर बताया गया है कि अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो ये जो रेज होंगी ये एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। और अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो यहाँ पर ये रेज एक जगह से दूसरी जगह पे रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ट कर जाएगी और हमें फिर वर्चुअली रे को क्या कराना पड़ेगा, मीट कराना पड़ेगा, तब हमें जाकर वर्चुअल इमेज जाके मिलेगी, ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो आई होप आपको ये पहला पॉइंट क्लियर होगा। अब चलते हैं हम
सेकेंड नंबर पॉइंट के तरफ। अ रे पासिंग थ्रू द principal focus of a concave mirror or a way which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. This is illustrated in the figure. अब बोला क्या जा रहा है, पहला केस क्या था जिसके अंदर आपका जो रेस था वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रहा था, बट सेकंड वाले केस में उसका अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या यहाँ पर हो गया, पिछले वाले केस में क्या था कि जो आपका जो रे रिफ्लेक्ट हो रहा था वो आपका वो रिफ्लेक्ट हो रहा था प्रिंसिपल फोकस से। अब यहाँ पर रेज प्रिंसिपल फोकस से ही आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे आई, ये आपकी इंसिडेंट रे हो जाएगी जो कि आपकी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, और ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। ये लिख दिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस को, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और वही बात अगर की जाए आप कॉन्वेक्स मिरर की, तो यहाँ पे डायग्राम शायद कुछ आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आई थिंक डायग्राम ही गलत है, क्योंकि अगर हम रेस को इंफिनिटी से सॉरी फोकस से पास कराए तो आपका क्या हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ बोला क्या जा रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जा रहा है, वो पैरेलल क्या हो जा रहा है, इमर्ज हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस पे क्या हो जाएगा, वो पैरेलली इमर्ज हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं। रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो वो उसी लाइन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर ही आपका इसका क्या है, स्फेरिकल मिरर का क्या है, सेंटर पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ से जो भी लाइन जाएगी वो हर एक पॉइंट पे स्फेरिकल मिरर के क्या रहेगी, नॉर्मल के तरह बिहेव करेगी, बिहेव एज अ नॉर्मल। ओके, यहाँ पे नखरे कर रहा है निकाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरह ये जो भी रेज आएगी वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। आपको पता है कि प्लेन मिरर में क्या केस होता था कि जब आप नॉर्मली कोई रेज डालो तो जिस रास्ते वो आई थी उसी रास्ते वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बैक along the same path, this illustrated figure। तो यहाँ पे फिगर के थ्रू आपको इलस्ट्रेट किया गया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रेज गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, and the light rays come back along the same path because the incident rays fall on the mirror along the normal to the reflecting surface। तो यहाँ पे मैंने क्या, जैसे मैंने बताया कि वो नॉर्मली फॉल कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फेरिकल मिरर के ऊपर, जितनी भी आप लाइन ड्रॉ करोगे वो सारी क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी, मतलब नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। तो ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरह आपकी बिहेव करेगी, 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, तो जिस एंगल पे आएगा वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। आई होप आपको ये तीसरा वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, अब आता है हमारे पास लास्ट चौथा पॉइंट। अभी चौथा पॉइंट हमारा क्या कंसिडर कर रहा है, यहाँ से अब रेस कहाँ से निकलेगी, पहली पॉइंट में रेस कहाँ से आई थी, यहाँ मैं रेस लिख रहा हूँ, रेस आई थी आपकी कहाँ पर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्ट कहाँ हो गई थी, रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस पॉइंट। सेकेंड केस में क्या हुआ था, रेज आ रही थी आपकी फोकस, तो आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड रेज चली जाएगी आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रेज का क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपका रेज आ रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा था तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी। और फोर्थ वाला केस को समझते हैं। फोर्थ वाले केस में द रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर ऑन द कॉनकेव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर आपकी रेस कहाँ पर आ रही है, टू द पोल आ रही है, रेस टू द पोल। अब यहाँ पर रेज आ रही है ऑब्लिक, ठीक है, कैसी आ रही है, ऑब्लिक रेज आ रही है, तो तिरछी रेज आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, द रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस पॉइंट पे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाएगा और जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है, जिस एंगल पे आपका रेज आया होगा उसी एंगल पे जाएगी, सेम एंगल एज ऑफ इंसिडेंट रे। जैसे जो एंगल आपका इंसिडेंट रे का होगा उसी एंगल पे आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक है, चलिए आई होप आपको ये 4 पॉइंट क्लियर होगा। इन 4 पॉइंट को आपको कंसीडर करके ही रे डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि इन 4 पॉइंट से ही आप एक सिंपल एंड ईज़ी तरीके से रे डायग्राम बना सकते हो। रे डायग्राम बनाने को तो बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी रे को कंसीडर कर सकते हो, बट ये 4 रेज़ को अगर आप कंसीडर करोगे तो आपको ईज़िली एक रे डायग्राम परफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल। रिमेंबर दैट इन ऑल द अबव केसेस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। हाँ, ये बात ध्यान रखना है कि चारों केसेस के अंदर आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबरी दी गई है। कैसे मैं बताऊँ? देखिए, ये वाला केस में समझा था नॉर्मली फॉल हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रेज़ आपका फोकस से आया है और प्रिंसिपल एक्सिस से पहले चला गया रिफ्लेक्टेड रे, अगर मैं यहाँ से जैसे मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप पॉइंट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, और जो एंगल आपका फोकस इस नॉर्मल से बना रहा है वही प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे गई है वो भी नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगा। यहाँ पर आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहीं भी क्या हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो हुआ है। The incident ray is reflected in such a way that the angle of reflection equal to the angle of incident। तो हर रिफ्लेक्शन पे, हर एक केस के रिफ्लेक्शन पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्या होगा, सेम होगा। अब चलिए कुछ इमेज फॉर्मेशन को रे डायग्राम की मदद से देखते हैं और वेरियस पोजीशन को देखते हैं। जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था, ये टेबल देखते हैं। एक बार फिर से मैं टेबल की तरफ आपको ले चलता हूँ। तो ये टेबल हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज इसी टेबल का हम रे डायग्राम वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ पर आ चुका है हमारे पास रे डायग्राम सारे के सारे क्या केसेस का, जो हम लोग ने कल टेबल के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो पहला केस क्या है हमारे पास, पहला केस था हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पे और इमेज यहाँ बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश बन रही है। एक एक करके सब रिकॉल करते जाएंगे। यहाँ पे मैं साइज लिख दे रहा हूँ और नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बार बार टेबल खोलने की जरूरत ना पड़े। तो साइज क्या है, डिमिनिश्ड है। कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 रेस को कंसिडर किया गया। पहली रेस क्या जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है और उसी रास्ते वापस आ रही है। ठीक है, दूसरी रेस आपकी कहाँ से जा रही है, यहाँ पे दूसरी रेस डायरेक्ट आपका कॉनकेव मिरर पे डाला जा रहा है, पैरेलल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपकी फोकस की तरफ ये सारी रेस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इस पॉइंट पे हमें डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड बट रियल इमेज हमें मिलेगी। रियल इमेज की डेफिनेशन भी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे रेस क्या हो रही है, एक्चुअली मीट हो रही है। अब आता है सेकंड केस। सेकंड केस में हमने क्या डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट रखा गया है कहाँ, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा गया है, तो इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं बन रही है आपकी इमेज। अब ये इमेज कैसी रहेगी, अब ये जो इमेज रहेगी वो आपकी हाईली डिमिनिश में बोल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैं डिमिनिश वर्ड का यूज करूंगा, तो दोनों की साइज सेम नहीं है, इसलिए इसको मैंने हाईली डिमिनिश बोला है। हाईली डिमिनिश का मतलब समझ जाइए कि पॉइंट साइज इमेज। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका इमेज बन रहा है वो है आपका डिमिनिश्ड इमेज, और यहाँ पर भी देख सकते हो इन्वर्टेड है, और इमेज कैसी है, रियल इमेज। और यहाँ पर भी 3 ही रेस को कंसिडर किया गया है। जो यहाँ पे 2 रेस है वो तो नॉर्मल कंडीशन फॉलो कर रही है आपका, तीसरा रेस यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ है और उसी रास्ते वो वापस आ जाएगा। जो हम लोग का आई थिंक थर्ड केस था, जो हम लोग कंसीडर कर रहे थे पॉइंट, उसमें थर्ड केस था। अब आता है हमारे पास थर्ड केस उस टेबल का, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट आपका रखा है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। साइज क्या है, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज है। और क्या है आपका यहाँ पर, हाँ रियल इमेज। अब आता है हमारे पास फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या था हमारे पास, फोर्थ केस है आपका जो आपका क्या ऑब्जेक्ट रखा है, वो रखा है बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। तो आपका इमेज आप देख सकते हो, इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के आपके इमेज बन रही है, और यहाँ पर भी इमेज क्या है, इन्वर्टेड है और रियल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाता है चौथा नहीं पांचवा केस। पांचवे केस में हम लोग ने फोकस पे रख दी है इमेज, और यहाँ पे जब रेस टकराएगी तो ये आपस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे और कहीं इन्फिनिटी पे जाकर आपकी इमेज बनाएगी और हाईली इनलार्ज होगी इमेज। ध्यान रखिए यहाँ पर आपकी जो इमेज होगी वो होगी हाईली इनलार्ज।
हाईली एनलार्ज इमेज होगी आपकी, और इस केस में आपको शायद इमेज ना दिखे और बहुत दूर जाके दिखेगी आपको इमेज। अगर आप और थोड़ा सा पास ले आओगे, क्या ऑब्जेक्ट को पोलर फोकस के बीच में रख दोगे, तो यहाँ पर आपकी रेज एक्चुअली में कभी मीट ही नहीं करेगी। ठीक है, रेज डू नॉट मीट एक्चुअली, तो हमें इन्हें वर्चुअली मिलाना पड़ेगा। तो एक इसी केस में कॉन्केव मिरर के आपके वर्चुअल इमेज बनेगी। बाकी जितने भी 5 केसेस हम डिस्कस किए उसके अंदर सारी इमेज रियल थी, और इस तरीके से आपको क्या करना है, रे डायग्राम बनाना है। ठीक, आई होप आप इसको प्रैक्टिस करो घर जाकर को बनाने का। वैसे एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है ये रे डायग्राम का केस, बट अगर आपको केसेस पता होंगे तो अच्छा रहेगा नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेस बन जाते हैं कि किधर ऑब्जेक्ट रखने पर किधर आपका इमेज बनेगा, तो अगर आपको ये पूरा डायग्राम रे डायग्राम अच्छे से क्लियर होगा तो आप फटाफट आंसर दे पाओगे। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अभी जाओ, तुरंत जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन टेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड आपको नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के आफ्टर द जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और क्या करना है, लाइक कर दो वीडियो को भाई। ठीक है, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, एक एक लाइन समझाया मैंने आपको एनसीईआरटी का अभी तक जितने भी हम लोग आराम आराम से कवर कर रहे हैं, एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं ताकि आपको भी इतना जल्दी ना लगे। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे। 10 से 15 लेक्चर सारे खत्म करेंगे और मजा मारेंगे। और वीडियो कर दो अपने दोस्तों में शेयर, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।